इस वक्त अदालत के अंदर एक बहुत अहम मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से। उसमें जजेस की जो राय है वो भी इंडिकेट कर रही है कि फैसला किस तरफ जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली रिमार्क्स की बेस पे हतमी फैसला तो हम नहीं कर सकते। अतः बिरला साहब जो है उन्होंने इस मामले को ज़रा डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मामला मखसूस नशिस्तों से बढ़कर इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को, जो बल्ले के निशान का मामला था, उसको सही इंटरप्रेट किया या गलत इंटरप्रेट किया है। और उनके नज़दीक अगर गलत इंटरप्रेट किया तो क्या कोई ऐसा तो नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने कि एक पार्टी यानी पीटीआई को इलिजिटिमेटली इलेक्शन की रेस से बाहर निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये है तरमीन साहब का कि असल सवाल तो ये है, इसको एड्रेस होना चाहिए। अगर ये सवाल एड्रेस हो जाए कि लेवल प्ले फील्ड नहीं थी या जानबूझ के निकाला गया पीटीआई को इलेक्शन प्रोसेस से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो फिर ये स्पेशल सीट्स वगैरह वाली बातें तो बात की और बहुत पीछे रह जाएंगी। जब यही तयन हो जाएगा कि जी ये सारा मामला इस तरह किया गया, ये तो मामला उस तरफ चल रहा है। इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। और उसमें आज जो हमारी जज हैं जस्टिस साहिबा, उन्होंने जस्टिस आयशा जो है उन्होंने ये भी कहा, ऑनरेबल जज ने पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि उन्होंने प्रेसिडेंट दिए बलूचिस्तान और केपी के, जिसके अंदर जिस पार्टी की एक भी विनिंग सीट नहीं थी या जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन के अंदर, उनको भी जो है वो स्पेशल सीट्स दी गई थी। उसका जवाब खैर कुछ नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, बल्कि जैसे फायद ईसा साहब आ गए थे बीच में। उन्होंने कहा कि समझाया इलेक्शन कमीशन के वकील को कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए ना कि जब वो जैसा आयशा साहबा जज जो है वो कह रही हैं कि आपके दो मज़दार डिसीजंस हैं, एक में आप कुछ कह रहे हैं, इसके मौके पे आप कुछ कह रहे हैं, तो ऐसे मौके पे कहना चाहिए कि मैं अब वाइज़र हो गया हूँ और मैंने जो है वो सीख लिया है, लर्न कर लिया है, तो अब मैं ज़्यादा मोहतात हो गया हूँ, अब मैं फ्री हूँ या फ्री नहीं हूँ, पहले फ्री नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नतीजा जो है इसका फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने दो पार्टियों को अपने साथ मिला लिया है कि जो मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन दोबारा हो, ANP और JUIF। अब प्रॉब्लम ये है कि JUIF के तो अपने खैर इंटरेस्ट हैं, JUIF पे कौन कितना ट्रस्ट कर सकता है, अपने इंटरेस्ट लेकर, उनके अपने इंटरेस्ट है। जैसे आज JUIF के वकील ने जो है वो यकसर मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिया है जो वो टॉक शोज़ में या प्रेस टॉक्स के अंदर दे रहे थे मखसूस नशिस्तों के ऊपर। आज मुस्कुराते हुए हंसते हुए उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को सही समझते, JUIF ने कहा। लेकिन ANP, JUIF, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अलाइंस बना रहे हैं एहतजाज का, इलेक्शन में धांधली में प्रोटेस्ट करने का, और वो ये कह रहे हैं कि जी मैंडेट वापस दिया जाए। पाकिस्तान में 77 से लेकर आज तक ये पहली दफ़ा इल्ज़ाम नहीं लगा इलेक्शन की रिगिंग का, और पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी पार्टियों ने ये एहतजाज किया हो, बुलंद किया हो, उसका फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। उसी तरह बिजनेस ऑफ द डे चलता रहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ पर जाएँ, आप साबित करें। कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर थे इमरान खान साहब के, उनका आज तक साबित नहीं हो पा रहा। उनको स्पीकरशिप से उतरे हुए, MNA से ख़त्म हुए हुए भी कई साल गुजर चुके। हमारे भाई वाडा साहब, उनका केस कई साल चलता रहा। तो ये तमाम मामले चलते रहते हैं, लेकिन चल तो रहे हैं। किस हद तक तहरीक इंसाफ जो है वो मोटिवेट कर पाएगी, जबकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर इतना इंतशार नज़र आ रहा है। उनकी आधी पार्टी जो है जो वापस आना चाह रही है उसके लिए ब्लॉकेट लगा दिया गया, वापस आ नहीं सकते, छोड़ के गए थे बुरे वक्त में। जो मौजूद है उनमें से किसी को कारकुनों से लाठीचार्ज का खतरा पड़ रहा था, वो कोई सेक्रेटरी जनरल के फ़राइज़ से इस्तीफ़ा दे रहा है, कोई किसी बात से इस्तीफ़ा दे रहा है। तो ये मामला तहरीक इंसाफ के चल, किस तरह एक ऑर्गेनाइज्ड तंजीम के तौर पर एहतजाज कर पाएंगे, और क्यों JUIF वाले जो है तहरीक इंसाफ के एहतजाज में आगे जाएंगे, ANP वाले, ये भी एक सवाल है। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ एनालिस्ट का एक ग्रुप है, उनमें एक तो ख़ास है मुर्तज़ा सोलंकी साहब, क्योंकि जो इलेक्शन में रिगिंग का इल्ज़ाम लग रहा है वो निगरान दौर में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। जितना मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जितना मामला चल रहा है प्रेस टॉक्स के अंदर, जितना मामला चल रहा है कोई एहतजाजी तहरीक चलाई जाए, उस सब का जो मरकज़ है इंफॉर्मेशन की हद तक। मैं ये नहीं कह रहा सोलंकी साहब का कोई खुदा न खास्ता अगर कोई धांधली हुई है, जो कि ऑब्वियसली धांधली इल्ज़ाम है, साबित तो होना है, मतलब परसेप्शन है धांधली हुई है, अब उसको साबित करना। या चीफ जस्टिस भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को लेकर या किसी और मामले में गैर आईनी काम किया तो आप उसको साबित करें। ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ पर जाएँ, ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाइड होते, कोर्ट्स में जाएँ, साबित तो करना है धांधली को। लेकिन परसेप्शन तहरीक इंसाफ की हद तक, JUIF की हद तक यही उभर रहा है कि धांधली हुई है। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब उस दौर में निगरान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, और ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आमिर ज़िया साहब और मज़हर अब्बास साहब, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं आज इस प्रोग्राम के अंदर। मज़हर अब्बास साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। मज़हर साहब, ये धांधली का शोर 77 से मच रहा है, नतीजा कुछ नहीं निकलता, और उसके अंदर जो है मामला चलता रहता है। अब की दफ़ा कुछ मुख्तलिफ है कि धांधली का शोर जो मच रहा है या जो एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है तहरीक इंसाफ दो और पार्टियों के साथ मिलकर, क्या इसका कोई इम्पैक्ट डिफरेंट है? अगर आप बिलीव करते हैं कि
कोई धांधली हुई है इस लेवल पे कि जिसपे एहतजाजी तहरीक चलाई जाए इतने बड़े लेवल की? शुक्रिया कामरान। देखिए, स्टार्ट तो आपको निगरान वज़ीर इत्तलात से करना चाहिए था, क्योंकि अपडेट तो वही दे सकते हैं उस वक्त की। उस वक्त जाहिर है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा आप सवाल फ्रेम करें फिर पूछता हूं उनसे। लेकिन आर्गुमेंट बिल्ड करें ना आप। मैंने लेकिन देखिए बहुत ऑब्वियस, देखिए नहीं देखिए बहुत ऑब्वियस सा है कामरान कि क्या धांधली नहीं हुई है? क्या धांधली में हमेशा इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से हमेशा मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज्ड होते हैं। और बज़ाहिर पोलिंग के दिन तो आप देख लें, इसमें भी देख लें आप 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में कि जब तक पोलिंग हो रही थी उस वक्त तक कोई बहुत वास्ट किस्म की एलिगेशंस नहीं आई थी। एलिगेशंस और सस्पेशंस कब आनी शुरू होती हैं? आप मुख्तलिफ इलेक्शन में देख लें, इस इलेक्शन में जब नताइज जो है वो ताख़ीर का शिकार होते हैं, नताइज देर से आने शुरू होते हैं। ऑब्वियसली इसमें भी ऐसा ही हुआ, इसी तरह की सूरत हाल में। अब इसका तदारुक जो था बहुत आसान था, जिस तरह अभी आपने ख़ुद 2-3 मिसालें दी। ये क्यों होता है और ये कितनी ग्रॉस वायलेशन है इलेक्शन कमीशन उसकी कि आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल का एक पीरियड मुकर्रर करते हैं कि जी 4 महीने में आपने फ़ैसला करना है। क्यों नहीं होता 4 महीने में फ़ैसला? कौन है इसका ज़िम्मेदार? 4 महीने में फ़ैसला आप सालों लगा देते हैं, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक हमें चले जाते हैं। तो बेसिकली जो सस्पिशंस आती है और जो फ्रॉड आता है वो इसी वजह से आता है, क्योंकि आप उन इल्ज़ामात को जो लगाए जाते हैं उनको प्रूफ करने के लिए जो ट्राइब्यूनल सेटअप होता है उस ट्राइब्यूनल में फ़ैसले ही नहीं होते। जब ट्राइब्यूनल में फ़ैसले नहीं होंगे तो वो जो शकूक व शुबात हैं। बदर साहब मुझे एक बात बताएं, ये इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब ये इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थी, आप और मैं बैठ के ये एनालिसिस करते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के आए। हम क्या करते थे, पूरी पार्लियामेंट कर रही होती थी, सिलेक्टेड के इदारे लग रहे होते थे, इमरान साहब खुद भी बरमला इजहार, मीडिया को मैनेज किया जा रहा होता था इमरान खान के बिहाफ पे। ये भी कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ जो हुआ। तो पॉइंट ये है कि उस वक़्त जो सब कुछ हुआ, अब अगर वही कुछ भी हो रहा है तो फिर ये तो ऑर्डर ऑफ द डे है सर। ये तो चल रही है, पाकिस्तान की नॉर्म है। पहले तहरीक इंसाफ के हक में हो गया, अब इनके हक में हो गया, चलता रहेगा, सदियों चल रहा है इस मुल्क में। नहीं तो कल को जब मैं गलत कह रहा था तो आज को सही कैसे कहूँ मैं? नहीं आप सही ना कहें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कैसे कहूँ कि आज मैं यही तो आपसे बात कह रहा हूँ। देखिए 2018 में धांधली कब से शुरू हुई थी? जब बलूचिस्तान की हुकूमत का तख्ता किया गया था, इसलिए कि नज़र आ रहा था कि बलूचिस्तान में अगर तब्दीली नहीं आएगी तो फिर आगे जाके सेनेट के इलेक्शन में गड़बड़ होगी। हुआ था ना ये? बलूचिस्तान अवामी पार्टी रातों रात बन गई, मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ रातों रात बगावत हो गई, फिर जो है नवाज़ शरीफ नाअहल भी हो गए, कन्विक्ट भी हो गए, और उसके बाद आगे चल के आप देखें कि सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ कि हासिल बिदंजो मरूम को 64 वोट मिलने वाले थे और 34 जो है वो गायब हो गए। ये सब चीज़ें हुई, ठीक। लेकिन उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो उस पार्लियामेंट का हिस्सा रही। हालांकि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने उस वक्त भी ये पोजीशन ली थी कि हमें ओथ नहीं लेना चाहिए। उसको कल भी हम गलत कह रहे थे, लेकिन आज को मैं कैसे सही कहूँ? सर आप ठीक कह रहे हैं, उससे ज्यादा बढ़कर धांधली हुई है। आप कह रहे हैं उससे बढ़ के धांधली, लेकिन सर हमारे पास अभी कि कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा सर, कहीं ना कहीं शवाहिद भी साबित करने पड़ेंगे कोर्ट में ना, ट्रिब्यूनल्स के अंदर, कोर्ट के अंदर के इस लेवल की धांधली साबित कर। अरे कामरान शवाहिद साबित करने के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल है ना, वो क्यों नहीं फैसला करता? वही तो कह रहा हूं आपसे मैं, बिल्कुल कौन रोक रहा है उसको? बिल्कुल ठीक है। फिर उसको उसका जिम्मेदार कौन है? सोलंकी साहब, हर जगह आपकी जिम्मेदारी नजर आ रही है मुझे। आप क्या कर रहे थे इलेक्शन की रात पे? मुझे पहले अपने वेयर अबाउट्स बताएं। मुझे तो शक आप पे हो रहा है। इलेक्शन की रात तो मैं आराम से सोया हुआ था, तभी ये सब कुछ हो गया। आपको जागते रहना चाहिए था। देखे जी, जिनकी जिम्मेदारी थी जागते रहने की वो ज़रूर जागे होंगे, लेकिन खुद बताया मजहर ने कि जब तक नताइज नहीं आए तब तक किसी को कोई बड़ी शिकायत नहीं थी। हमारी जो जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की इआनत करने की,
उनको वसाइल फराहम करने की, सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। आपने देखा कि इलेक्शन के दिन कोई बड़ा तशद्दुद का कोई वाक़या बड़े पैमाने पे नहीं हुआ जिसका ख़दशा था, ख़ास तौर पर तालिबान की वजह से। तो अब ये जो ट्रिब्यूनल्स के मामलात जो मज़हर कह रहे हैं, ये भी पुरानी शिकायत है। अदलिया कई बार ये कहती है कि हमारे पास अब जज तो नहीं रिटायर्ड है। जजों को भी कह दिया गया जो तरमीम हुई है उसमें वो जी जी मैं सुनी नहीं बात आपकी। जी मैं कहा रिटायर्ड जजेस भी आई थिंक आपने उन्होंने क्या इजाजत दे दी है लगाने के लिए ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा। जी जी। तो ये वो मामलात हैं जो पुराने हैं और उनको हल होना चाहिए। बाकी ये जो फार्म 45 और 47 और दूसरे जो मामलात हैं, उसमें शिकायत बहुत सारे लोगों को हैं। एएनपी को ये शिकायत है कि पीटीआई ने तालिबान के साथ मिलकर उनके इलेक्शन चुराए हैं। मौलाना को शिकायत है कि जी उनके इलेक्शन चुराए गए हैं, लेकिन उसके जो बेनिफिशरी हैं वो पीटीआई है, जिनके साथ कमेटियां बना के वो कोई बातचीत कर रहे हैं। तो शिकायत जो है वो जावेद लतीफ़ को भी है, राना सनाउल्लाह को भी है, खुर्रम दस्तगीर को भी। राना साहब को नहीं है, बाकी सबको है। शिकायत का जो अजाला है वो तो राना साहब ने एक्सेप्ट की डिफीट। शिकायत का अजाला तो जो जी जी शिकायत का जो अजाला है वो तो जो कानून के अंदर जो तरीक़ाकार है उसके तहत होगा। अब बहुत सारे मामलात सब जुडिस भी हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में, तो हम लेकिन आप ये समझते हैं लार्ज आप तारीख का एक हिस्सा बन गए सोलंकी साहब इस निगरान दौर के अंदर, आप समझते हैं कि एट लार्ज ये इलेक्शन शफाफ हुए? दैट इज योर परसेप्शन, राइट? अनलेस इट इज बीन प्रूव्ड अदरवाइज। देखें निगरान हुकूमत की हद तक मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आप बता सकते हैं कि जी हमने कुछ किया हो। मैं अपने वजारत के हवाले से भी बता सकता हूँ कि उस दौर में ये जो 200 दिन थे 17 अगस्त से 2023 से लेकर 4 मार्च तक, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान ने किसी ख़ास जमात को फोकियत दी हो तो वो ज़रा चार्जशीट कर दें। राइट। और आपके नज़दीक ये जो एहतजाज की तहरीक बनने जा रही है तारीखी तनाजुर में, इसकी कामयाबी का कुछ चांस नज़र आ रहा है आपको? क्विकली उसके बाद जाऊँगा मैं आगे। इसको जो नहीं जी, मुझे इसके कोई चांस नज़र नहीं आते। क्यों? पहले जो पीटीआई अपने अंदर की जो खाना जंगी है उसको तय कर ले। फिर जो मौलाना हैं वो ख़ुद भी ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई कंफ्यूज है। फिर पीटीआई जो है वो महमूद अचकज़ई साहब के बारे में मुख्तलिफ तरह की बातें कर रही हैं। तो जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से एहतजाज करना किसी भी जमात का हक है। अभी जलसा भी कर रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद में तरनौल में 6 तारीख को, जिसके लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बहुत सारी अपीलें और वसाइल को मूव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, होना चाहिए पुरअमन तरीके से जिसने भी करना। पॉइंट आ गया आपका सर, बिल्कुल ठीक है। आमिर ज़िया साहब, ये जो इलेक्शन है इसके ऊपर तो हम बहुत बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी अतर मिन्नल्ला साहब ने इस मुद्दे को उठाया हुआ था। आपको लगता है कि उसमें से कुछ बात निकलने का चांस है? हालांकि केस तो मखसूस नशिस्तों का चल रहा है। दूसरा ये कि हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे क्यों डाल देते हैं बात, या उनसे क्यों पूछा जाए? ये मामला शायद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से पूछना चाहिए अगर कोई धांधली हुई है, और ट्रिब्यूनल्स का बेस्ट हल नहीं है। और तीसरा, ये जो एहतजाजी तहरीक की जो अलाइंस है, जो बड़ा अननेचुरल अलाइंस है, पीपल्स पार्टी ANP जो एक ज़माने में दहशतगर्द कहती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, JUIF हम उसके बारे में जानते हैं, वो अपने मफादात की गुलाम है, जो हर सियासी पार्टी होती है। ये किस तरह बनते हुए देख रहे हैं आप? ये सिर्फ स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। अभी मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब की अपने दोस्त की गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे पता नहीं ये मिसरा क्यों याद आया कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। पूरे बाग को पता है कि क्या सूरत हाल हुई है। मजरबाज साहब भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि ठीक है 2018 में भी मतलब मामलात दिल इतने सीधे नहीं थे, लेकिन जो 8 फरवरी को हुआ उसने तो तमाम अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और ये मतलब है ये बात नहीं कि साबित करने की, पहला जो मेयार होता है वो होता है कि अवामी परसेप्शन। तो इस वक्त जो इस हुकूमत को सबसे बड़ा मसला है वो है कि अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। और आप देखें चाहे वो पाकिस्तानी डायस्पोरा हो, चाहे इस मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी हो, हत्ता कि मतलब है जो अब तो जो US कांग्रेस ने किया, ठीक है कि हम उस पर नाराज़ हों, हम कहें कि जी हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी अलामती हैसियत है।
तो ये बात तो है कि जो एक ओवरऑल परसेप्शन है वो बहुत ही मनफी है। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका किरदार मुतनाज़ा रहा है, और उसी की वजह से अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, सबको बराबर सलूक किया जाता, तो इतना मसला टेढ़ा होता ही नहीं। आज जो सुप्रीम कोर्ट जो है सर जोड़ के बैठी हुई, उसकी बड़ी वजह ये है कि ऐसे फैसले किए गए कि जिसमें लेजिटिमेट प्लेयर्स को आपने आउट कर दिया। अगर फ़र्ज़ करें कि पीटीआई के पास बल्ले के निशान होता और वो शिकस्त खाती तो कोई उनको इज्तिमाई ना कर रहा होता। अगर फॉर्म 45 और 47 जैसे मज़हर अब्बास साहब ने फरमाया कि जी जो नताइज में ताख़ीर हुई वो इतनी ताख़ीर ना होती। और मैं आपको मतलब ये तो हमें पता है ना कि कराची की कुछ नशस्तों पे, मुझे नहीं पता बाकी उसमें, कि पता है कि जी लोग कहाँ जाकर वोट दे रहे हैं, लेकिन जब वो नतीजा सामने आता है तो वो पार्टी जीत जाती है कि जिसके कहते हैं ना कि इलेक्शन का जो कैंप था उस पर कुत्ते लौट रहे थे। तो ये सब चीज़ें हमारी देखी हुई हैं और लोगों ने भी इसको विटनेस किया है। तो ये बात जो परसेप्शन की, इसको कैसे दूर किया जाएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना क्या मुस्बत किरदार सोलंकी साहब का इसमें कोई रोल इसलिए नहीं बनता आमिर ज़िया साहब, क्योंकि वो निगरान वजीर थे, वो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा तो नहीं थे ना। नहीं, मैं मुर्तज़ा सोलंकी की तो मैं तो मालूमात की बात करूं कि बड़े बाखबर आदमी है, और जाहिर है कि हम इनको जिम्मेदार कि किसी फर्द को नहीं करार दे रहे। सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ ऐसी हुई है कि जहां टेढ़ापन आ गया। अब ये तो वो होगी ना, तहकीक होगी कि कौन जिम्मेदार है। मैं आपको एक दावत फिक्र देता हूं, जेड है, हमें तो नहीं पता। आमिर ज़िया साहब, मैं आपको एक दावत फिक्र देता हूं, मुझे बताइएगा कि इसके बारे में क्या ख्याल है। 2018 तक जो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थे और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बादी नज़र में मुबैना तौर पर इलेक्शन जितवा दिया, ऐसा क्या हुआ कि वो अब परसेप्शन ये है कि वही इदारा इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया और उसने खड़े होकर जो है इनको इलेक्शन हरवा दिया। परसेप्शन वाइज अगर देखा जाए तो क्या इसमें हम वो तारीख माइनस कर देंगे 1.5 साल की, जिसमें इमरान खान ने एक अनवांटेड वॉर डिक्लेयर कर दी, एक अनवांटेड आर्मी चीफ, एक अनवांटेड, बिल्कुल अनवारंटेड फॉर थी। मतलब चले बाजवा साहब के हद तक तो फिर भी कुछ समझ आता है, वो भी जरूरत नहीं थी, वो आपको लेके आए और आपको उतार दिया, बात खत्म हो गई थी। लेकिन चले आपने दिल की भड़ास निकाल ली, उनको गद्दार कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। अब नया आर्मी चीफ आ रहा था, अब नया आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान में आर्मी चीफ ऑल पावरफुल होता है। लेट्स टॉक अबाउट रियल पॉलिटिक्स ना। अब छोड़े इसको परसेप्शन क्या और कोर्ट में क्या चल रहा है, दुरुस्त इतनी पावरफुल होता है कि जो पिछला आर्मी चीफ था उसने आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उसको आप पार्टनर का करते थे बाजवा साहब को, और वो बाजवा साहब ने कहा एक दिन आपको कि आप मेरे बॉस हैं, मैं आपका पार्टनर नहीं हूं। तो जब आपको ये पता था कि आप इनकी मर्जी से, इनकी मंशा से, इनकी पावर से आए, तो आपको पावर तो पता थी आर्मी चीफ की क्या होती है। तो नए आने वाले आर्मी चीफ को जब आपने गालियां दी और लॉन्ग मार्च किया, यहाँ इस हद तक के जब आप लॉन्ग मार्च करते हैं एक आर्मी चीफ के खिलाफ जो भी आया भी नहीं, आप जब ये कहते हैं, जवान भी उसको सुन रहे हैं कि जी जो नया आर्मी चीफ आएगा वो करप्ट होगा, जिसको जरदारी और शहबाज शरीफ लगाएंगे, वो करप्ट भी होगा, 2 नंबर भी होगा, गद्दार भी होगा। मतलब सिटिशन है सीधी सीधी, मतलब आप आने से पहले ही बगावत का उस पर चार्ज करेंगे, नौजवान फौजी सुने और कहेंगे ये जो आ रहा है इसको तो उड़ा देना है। ये सारी हिस्ट्री आप माइनस करके 2024 का इलेक्शन देख लें मेरे भाई, 1970 का देख लें, 1970 देख लें, हिस्ट्री समझ नहीं आएगी। इसको बीच में रखना पड़ेगा, ये रियल पॉलिटिक्स है। औरंगजेब ने अपने बाप को बंद कर दिया था 22 साल। जी 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 जी, ये आपने जो रियल पॉलिटिक्स का अहम नुक्ता उठाया कामरान, ये बिल्कुल सही बात है। और एक सवालिया निशान है कि पीटीआई के हक में बहुत सारी चीज़ें थीं और उन्होंने अपनी जल्दबाजी में, ना तजर्बेकारी कह लें, जो भी उसको कोई भी नाम दें, या गलत हिकमत अमली कह लें, कि उन्होंने एक बनी बनाई बाजी जो है वो हार दी और अपने आप को इतना मुश्किलात में डाला, मुल्क को मुश्किल में डाला। अगर ज़रा सा सब्र तहम्मुल से काम लेते, रद्द अमल जो है वो सोच समझ के करते, तो गालिबन जित मुश्किल में आज हैं खुद इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो ना होते। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई भी आदमी वो ये नहीं यही कहेगा। और मैं जब भी पीटीआई के लोगों से मिलता हूँ, मेरे ख्याल में जब आखिरी मुलाकात हुई थी बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान थे, तब भी ये सवाल था, और उसके बाद भी मैंने कई मरतबा लोगों से, पीटीआई के दोस्तों से सवाल किया कि वो कौन सा वजह थी कि जिसकी वजह से ये जो एक सफ़े की कहानी थी ख़त्म हो गई। इसका भी जवाब मेरे ख्याल में भरपूर तरीके से नहीं आया कि वो क्या वजह थी। कोई कहता है जी बुज़दार साहब की वजह थी कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और बहुत सारे इश्यूज थे। तो क्या वजह थी कि जो इतनी आपको हिमायत थी उस इदारे की, वो यकलख्त ख़त्म हो गई? और ये क्या वजह है कि वो लोग कि जिनको पाकिस्तान हम ये सवाल क्यों नहीं करते कि आप इदारे की हिमायत से आए क्यों? उनको दोबारा आप तो कह रहे थे मैं कैप्टन हूं, मैं तो किसी की सुनता ही नहीं हूं। आप सिलेक्टर्स की हिमायत से आए क्यों? सवाल ये क्यों नहीं पूछते हम सवाल ये क्यों पूछ रहे हैं कि जरा वो बाजवा साहब क्यों नाराज हो गए? भाई हु वाज बाजवा? इमरान खान ने क्यों बाजवा की झोली में गिर के इलेक्शन जीता या प्राइम मिनिस्टरशिप ली?
क्यों बाजवा साहब के कहने पे उसने कहा कि जी अच्छा, vote of ये जो आप confidence real दो? politics सवाल की- ये क्यों नहीं करते हम? छोड़े फॉरगेट अबाउट बुजदार एटसेट्रा यार। नहीं, एक बिल्कुल ये सवाल भी करना चाहिए, अगर मौका दें सवाल भी करना चाहिए। और जो आपने रियल पॉलिटिक्स की बात की, तो रियल पॉलिटिक्स ये थी कि जब इमरान खान का आइडियलिज्म था तो उन्होंने बगैर इलेक्टेबल्स के लड़ा। फिर उन्हें पता चला कि नहीं, जब तक इलेक्टेबल्स नहीं होंगे हमारी जमहूरियत में सर, वो तो टेढ़ापन आप है, 2013 की जब बात तक कर रहे हैं ना। जागीरदार साथ नहीं होंगे, बड़े पैसे वाले नहीं होंगे, आप नहीं लड़ सकते। उसी तरह जब तक इदारों से आप अलाइन नहीं होंगे तब तक नहीं आप इलेक्शन लड़ Point आ गया सकते, जी। जीत सकते। तो ये चीजें जो है बिटर फैक्ट्स हैं हमारी तो सर, जब सियासत के। ठीक है, मजहर और अब्बास ये जो साहब जमहूरियत में टेढ़ापन है, बिल्कुल ठीक है मजहर अब्बास साहब, ये तो सबको पता है। इवन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी इतनी बड़ी लीडर, उनको ये पता था कि वो इंकलाब इमाम खुमैनी की तरह ईरान से बाहर बैठ के नहीं ला सकती, उनको मुशर्रफ साहब के साथ बाहर मीटिंगें करके डील करनी पड़ी। तो ये एक हकीकत है। इस हकीकत पर डिस्कशन करने के बजाय इमरान खान से क्या गलत हुआ जो आज बैठ के तहरीक इंसाफ रो रही है कि इलेक्शन छिन गया हमसे, वो छिन गया हमसे, हम कैद हो गए। इमरान खान की कोई जिम्मेदारी नहीं इसके अंदर। 1.5 साल उन्होंने अवाम को जिस तरह तैयार किया है फौज के हवाले से या नए आर्मी चीफ के हवाले से, उसमें तो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा कामरान, हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, हम बेनज़ीर भुट्टो की बात कर रहे हैं, हम आज शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। जो लोग ये सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल करें। उनका रोल क्या बनता है? नहीं तो मुझे तो ये बताएं ना कि क्या इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कायम करना, जिसको ओन भी कर रहे हैं उस वक्त के मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे जनरल हमीद गुल, और किसी उसके अपने इदारे ने उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की? कि आपका रोल कैसे बनता है IGI बनाने में? आपने 1990 असगर खान केस के फैसले के मुताबिक आपने क्यों नहीं मुजरिमों को मुजरिम डिक्लेयर किया? उसके फैसले में तय कर लिया कि 1990 के इलेक्शन रिग थे। बेनज़ीर भुट्टो क्यों मजबूर हुई कि उन्होंने 2007 में जाके मैं उनको वो जस्टिफाइड नहीं कर रहा, ना उनका उस वक्त का वो स्टांस जस्टिफाइड है कि उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट की। लेकिन हम पॉलिटिशियंस को तो ये कह सकते हैं कि जी आपने ये गलत किया, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ये तो बताएं कि जो मैनूवर्ट करते हैं, जो एजेंसीज मैनूवर्ट करती हैं, जो पार्टियों को तोड़ती हैं, फार्म हाउसेज में कैंडिडेट्स का फैसले होते हैं, फार्म हाउसेज में ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनको क्या उनका रोल बनता है किसी भी तरीके से? जनरल बाजवा वाज द आर्मी चीफ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ खड़े हो गए। मैंने तो उनके फेस में कहा ही वाज द आर्मी चीफ। और मैंने कहा जो आप मुझे कह रहे हैं इनको सपोर्ट करने की इमरान खान को, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और ये आप पूरे फौज के ऊपर आप जो है ये एक वो ले रहे हैं जिसे आप कहते हैं ना स्टिग्मा, क्योंकि अब जो इमरान का अपोजिशन है वो आपको भी साथ बुरा भला कह रहा है। ये आप क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कहा। लेकिन बात यह कि हम तो पहले आर्मी चीफ से तो मुलाकात पता नहीं कब होती है, पहले तो अपने पॉलिटिशियन को गिरबान से पकड़े ना कि तुम क्यों झोली में गिरे एस्टेब्लिशमेंट की, तुम्हें तो हमने वोट दिया था अवामी मैंडेट पे। जी मदर साहब। कामरान, उनको तो हम पकड़ते ही हैं ना, उनको तो हम पकड़ते ही ना। मुझे बताएं ना कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कब जोर पकड़ी? जब इमरान खान और जनरल बाजवा के जनरल फैज़ के मसले पर इख्तलाफ हुए, जब वो फाइल गालिबन अक्टूबर 2021 के बाद ये इख्तलाफात एकदम हुए, वरना तो PDM और पीपल्स पार्टी पोल अपार्ट थी। जब उन्होंने कहा, उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं मैं अभी इनको बरकरार रखना चाहता हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव उसका ये राइट नहीं था? क्या नवाज शरीफ का ये राइट नहीं था कि किसको गलत आर्मी चीफ को मुकर्रर कर रहे होंगे? लेकिन क्या उनका सर एक ब्रेक के लिए जाऊंगा, इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। सर राइट आप इसका जवाब भी दीजिएगा, मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी देंगे। राइट जरूर है लेकिन राइट खत्म ही नहीं हो गया मजहर अब्बास साहब। जब आपके पास ना नंबर पूरे ना लेजिटिमेसी पूरी, वो पंजाबी में कहते हैं ना काने होके आप आए हुए, आपकी क्या जरूरत है कि आप बाजवा के आगे बोलते हैं, जनरल बाजवा के आगे? मतलब आपको जिस बंदे ने उठा के बिठा दिया तख्त पे नवाज शरीफ को निकाल के, आपकी क्या जरूरत है आप उसके आगे कहते हैं कि जी मैं फैज़ को नहीं करूंगा? वो कहते होंगे तू है कौन, तेरी जरूरत क्या है, तुझे लगाया हमने है, तेरे मेंबर्स पूरे हम करते हैं। चले इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अभी ब्रेक से पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मैं एक गोल्डन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देख रहा था कि बेसिकली आज से नहीं, ये तो आप जब से इंसानियत बनी है, इसमें ये जो मोरालिटी है, ये जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, ये कोई वैक्यूम में तो नहीं खड़ा होता, इसके पीछे फोर्स चाहिए होती है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डज नॉट डिपेंड अपॉन मोरालिटी इटसेल्फ फॉर द सेक ऑफ मोरालिटी एक्चुअली। तो जो स्ट्रॉन्गर हैज़ टू डू व्हाट दे हैव टू डू एंड द वीकर हैज़ टू एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट।
तो सोलंकी साहब, मैं कह ये रहा था कि जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे थी और इमरान खान आगे आगे थे 1.5 साल, और उन्होंने आगे लगाया हुआ था इस्टेब्लिशमेंट को, बल्कि बैकफुट पे फेंका हुआ था ना, उस वक्त कोई मोरालिटी इन्वॉल्व थी, क्योंकि इमरान साहब जो कह रहे थे वो उनके मानने वालों के लिए तो उस वक्त वो अकवाल ज़री थे, ऐसे कि पता नहीं कहाँ से उतार आ रहे हैं। जो सच कह रहे थे, झूठ कह रहे थे, सच था, वो सब सच था, और उसके ऊपर ऐसी तैसी हुई इस्टेब्लिशमेंट की। जब इस्टेब्लिशमेंट का जोर चढ़ा, उन्होंने भी ऐसी तैसी की होगी, इसमें क्या दो राय है। तो सर, इसको हम पावर पॉलिटिक्स के तराजू में देखें तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है जो हो रही है। जो इलेक्शन हो गया, ये इमरान जेल में है, ये बाहर, ये इतनी कानूनी मुश्काफी और मोरालिटी के उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं, एक बात। और दूसरी जो मजहर बात साहब ने कही कि पॉलिटिशियनों से ज़्यादा जो है वो साथ साथ उनका भी कसूर होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट का, जो इस तरह के काम करते हैं। योर टेक सर। कामरान, हम आज जिस अहद में जिंदा हैं जी, वो सच का अहद नहीं है, बल्कि मुतबादिल सच का अहद है, जिसमें मुतबादिल सच को पहले तख्लीक किया जाता है और फिर फैलाया जाता है। अभी बातें जब हो रही थी, मेरे भाई ने कहा कि जी वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इसको नहीं मान रहे और अमेरिकी कांग्रेस ने एक करारदाद मंजूर की है। मेरा नहीं ख्याल है कि जो 25 करोड़ लोगों का मुल्क है उसकी किस्मत का फ़ैसला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने करना है, जिनमें से बहुत सारे जो हैं वो या तो गैर मुल्की शहरी हैं या दूरी शहरियत वाले हैं। तो दुनिया में इस तरह से होता नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस के हवाले से पहले भी बात हुई है कि वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, और वहाँ पर जो भी कम्युनिटी फंडिंग होती है, जो लॉबीज़ होती हैं, उनका एक बहरहाल असर होता है। तो ये जो नॉन बाइंडिंग एक करारदाद है उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। अगर स्टेट डिपार्टमेंट या वाइट हाउस की तरफ से कोई पॉलिसी बयान आए या ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन हो तो फिर उसकी कोई अहमियत होगी। यह दुरुस्त है कि बल्ला छीना गया पीटीआई से, लेकिन ये बल्ला पीटीआई ने खुद छिनवाया, वो खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। जो पीटीआई के अंदर जो अंदरूनी इलेक्शन की कहानी है वो 1 दहाई से ज़्यादा पुरानी है। आप याद करें 2013 से जस्टिस वजीहुद्दीन की रिपोर्ट, तस्नीम नूरानी जो है उनकी रिपोर्ट, उसके बाद कितनी बार जो है वो मौके दिए गए। तो जो इलेक्शन एक्ट था उसके तहत अगर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की तो वो गैर कानूनी कार्रवाई तो नहीं है। तो ये जो कुछ उन पर हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी उन पर है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे झूठ भी बोले जाते हैं। अभी एक गैर मुल्की जो इंटरसेप्ट है, द इंटरसेप्ट, पहले उन्होंने जो साइफर है वो छापा, अभी एक तोता मैना की कहानी छापी, जिसमें पहले तो उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान वज़ीर आज़म थे जब आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया गया, और उन्होंने उनको कोई यकीन दहानियाँ कराई थी। उनको ये तक नहीं पता कि जब वो वज़ीर आज़म उस वक्त शहबाज शरीफ थे जिन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की। फिर उन्होंने ये कहानी डाली कि जी आरिफ अलवी साहब जो है वो चाहते तो वो रोक सकते थे, लेकिन उनको यकीन दहानियाँ कराई। अब पाकिस्तान का जो आइन है उसके तहत सदर साहब के पास कोई अख्तियार नहीं है प्राइम मिनिस्टर की वो समरी जिसमें आर्मी चीफ की तैनाती हो उसको रोक सकें। राइट। अभी मजहर ने कहा कि जी ये कमज़ोर कंप्रोमाइज़ गवर्नमेंट्स नहीं लेनी चाहिए। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए कि कंप्रोमाइज्ड और कमज़ोर गवर्नमेंट्स इसलिए बनती हैं और कबूल की जाती हैं क्योंकि ख़ुद जो है वो जो पार्टी के जो सरबराहान और जो पार्टी का जो लीडिंग ग्रुप है उनको ख़ुद भी कुछ ना कुछ लेना होता है, और उसको कमज़ोर करने में ख़ुद उनका अपना भी एक हिस्सा है। तो ये हैं हमारे जो है ना वो जमहूरियत के। मैं सिर्फ एक बात से डिसएग्री करके आमिर ज़िया साहब के पास जाऊंगा कि ये जो इलेक्शन बल्ले वाली बात सर, ये इसको आप लार्जर स्केल पे देखें। वो इलेक्शन करवाते या ना करवाते, बल्ला होता या ना होता, होना यही है। बिकॉज माओ ज़ेडुंग ने कहा ना, पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। बात ये, जब आप पंगा लेंगे सर, जितना बड़ा पंगा लेंगे उतना बड़ा आपको अपनी हैसियत देख के पंगा लेना चाहिए ना। बंदे तो पीछे निकले कोई नहीं। आज गिरफ्तार हुए आमिर ज़िया साहब, आप मुझे बताएं ये एहतजाजी तहरीक का जो स्टंट चल रहा है, अगर देखें ना पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ रियल पॉलिटिक्स तो कुछ भी नहीं इमरान खान साहब के पास, कि उनकी गिरफ्तारी पे अडयाला के बाहर एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि गवर्नमेंट हिल जाए और हाथ खड़े करके गए कि जनाब, जिस तरह आप देखें ना शेख मुजीब को रखा था 68 में मिलिट्री कोर्ट के अंदर, बंगाल को बंद कर दिया था अगलों ने
उनको छोड़ना ही पड़ा। क्या प्रेशर है जब पावर ही नहीं आपके पास, बंदूक की पावर वैसे आपके पास नहीं है, अवाम की पावर वैसे आपके पास नहीं, तो फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं यार ये एहतजाजी पॉलिटिक्स कर करके? अच्छा, मुझे इससे पहले कि मैं ये मज़ाहिमती सियासत पे आऊँ, ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने कहा ना कि जी मैंने ये कहा कि डायस्पोरा जो है वो नाराज़ है या वो यकीन नहीं कर रहा या अमरीकी कांग्रेस, मैंने साथ ये भी कहा था कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है वो भी इसके ऊपर सवालिया निशान उठाती है 8 फरवरी के इंतखाबात में। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी है, और यही मतलब है हुकूमत की जो लड़ाई है, जो मसला है हुकूमत के साथ कि वो उस परसेप्शन को मैनेज नहीं कर पा रही। चले हम मान लेते हैं कि बड़े फेयर इलेक्शंस हुए, तो भाई लोग क्यों नहीं तस्लीम कर रहे और आपकी कहानी पे लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? तो ये एक सवाल है और मेरे ख्याल में ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर कांग्रेस के रेजोल्यूशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्यों इतना सख्त आया? उसकी वजह ये है कि उसकी अलामती हैसियत बहुत बड़ी है। ठीक है, नॉन बाइंडिंग है, हमें पता है, वो अपना उसने नहीं दिया, प्रेसिडेंट हाउस ने नहीं दिया, वाइट हाउस ने नहीं कहा, इनके स्टेट डिपार्टमेंट ने नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद सिंबलिज्म बहुत बड़ा है। तो इस वजह से देखें कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने भी करारदाद ठीक है उतनी अक्सरियत से पास नहीं की, लेकिन उन्होंने पास की, और बिल्कुल उनका हक था कि जाहिर है कि किसी मुल्क को दूसरे मुल्क में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं एहतजाजी सियासत की तरफ। जी, अब आपका जो बुनियादी सवाल है, बात यह है कि मकबूलियत की हर तरह का, जैसे एक समझना चाहिए जो पीटीआई की साख्त है कोई इनकलाबी पार्टी नहीं है। मौजूद तुमको आपने कोर्ट तो कर दिया, लेकिन चेयरमैन माओ की पार्टी एक दूसरी पार्टी हुआ करती थी, वो लॉन्ग मार्च करने वाली पार्टी थी, बंदूक बरदार पार्टी थी, वो एक बिल्कुल अलग सियासत थी। इमरान खान की पार्टी मतलब मेरी पावर से मुराद सिर्फ गोली नहीं है, लिटरली अवाम की पावर अगर बाहर आ जाए तो गोली फेल हो जाती है, वो भी नहीं निकली इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लेकर। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ देखिए जो अवाम कर सकते थे, उनकी हिमायती कर सकते थे, उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात में जाके ठीक है सुकून के साथ पुरअमन तरीके से कर दिया। अब अगर कोई ये तवक्को करे कि जी वाकई सड़कों पे एक तो मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, खुदा ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बने, लेकिन अब इम्कान इस बात का है जो मुझे लग रहा है कि बेशक पीटीआई मोबिलाइज ना कर सके, मौलाना साहब ना कर सके, एएनपी ना कर सके, जो खतरा इस बात का है कि जिस तरह का बजट दिया गया है कामरान साहब, उसने लोगों की कमर तोड़ दी है और लोगों में इतनी मनफियत आ गई है उस बजट के हवाले से कि आप देखिएगा कि हो सकता है कि हम लोग सब्र कर लें। हमारा साउथ एशियंस का मिजाज है कि जी ठीक है कुछ भी हम पे जुल्म कर दिया जाए हम खामोशी से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आमिर भाई ये बचपन से जुमला सुन रहा हूं मैं कि इस बजट ने हमारी कमर तोड़ दी, लेकिन हमारी कमर कितनी स्ट्रांग है अभी तक पूरी तरह नहीं टूटी। इस मर्तबा जिस तरह माशाल्लाह, वो हमके माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए कि जिस तरह तमाम 8 फरवरी के इंतखाबात ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो इस मर्तबा टैक्सेशन ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और उसमें मजेदार शराफिया जिसने हम पे टैक्सेस लगाए वो खुद टैक्स देने को तैयार नहीं है, वो खुद जो है अपने लिए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रही है। हमारे ना ठीक है ना, एक बात है, फिर एक आता ये है मुल्क जो है इंटेलेक्चुअली ड्रेनेज जो हो चुका है, मेरा आपका हम सबका, कि हमारे धांधली के भी फेवरेट इलेक्शंस हैं। यानी कि आमिर जिया साहब कह रहे हैं ज्यादा धांधली इस बार बदतरीन हुई, कोई कहेगा जी 2018 वाला सबसे बदतरीन धांधली, तो हमारे यानी कि हमारा ये रोल मॉडल नहीं है कि यार ये बेहतरीन इलेक्शन हुआ पाकिस्तान, हमारे धांधली के बेहतरीन। हमारी सोच कहाँ चली गई है इस कौम की 74 सालों में? मदरबाज साहब यहाँ से तरक्की हो रही है ना, मैं कह रहा हूँ रिवर्स कहीं ना कहीं तरक्की हो रही है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये उल्टी तरफ से हो रही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन बात मेरा तो ये मानना है कि एक सवालिया निशान। बिल्कुल ठीक है, ये तरक्की रुक सकती है, पाकिस्तान की प्रोग्रेस सही मायनों में हो सकती है अगर नई लीडरशिप जो भी आए वो पिछली गलतियां ना दोहराए। जिस तरह के इमरान साहब अगर नून लीग पीपल्स पार्टी प्रो एस्टेब्लिशमेंट वाली गलतियां ना दोहराते तो शायद आज पाकिस्तान मुख्तलिफ होता है, इमरान साहब मुख्तलिफ हालात में होते हैं, एक तो ये बात। लेकिन उससे बढ़कर सर ये एहतजाजी तहरीक पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ पावर इमरान साहब के पास नजर नहीं आ रही, या आपको नजर आ रही है? अदरवाइज तो अब तक वो बाहर ना होते, इतना प्रेशर पड़ चुका होता अवाम का, तहरीक इंसाफ का। मैं नहीं समझता कि पीटीआई ये बात तो तंजीमी सलाहियत है कि एहतजाजी सर मैं कह रहा हूं, बिल्कुल आपका पॉइंट है। मदर साहब से क्वेश्चन, पीटीआई की आमिर भाई मदर साहब से क्वेश्चन है, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मदर साहब देखिए कामरान, सीधी सी बात यह है कि मुझे अभी थोड़ा सा ताज्जुब हुआ जब मुर्तज़ा ने ये कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट्स वगैरह। बेनज़ीर 88 में बेनज़ीर भुट्टो ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया? आप इख्तिदार ही नहीं दे रहे थे उनको, आप इख्तिदार हैंड ओवर करने को तैयार ही नहीं थे। मतलब उस वक्त क्या कंपल्जन थी? आप जनरल हमीद गुल के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें,
उसमें वो साफ कह रहे हैं कि जी हमारे अंदर ये वो था कि बेनज़ीर भुट्टो रिवेंज ले लें, यानी एक आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया था कि बेनज़ीर भुट्टो आएंगी तो रिवेंज ले लेंगी, इसलिए बेनज़ीर भुट्टो को कट टू साइज़ कर दो, इसलिए बेनज़ीर भुट्टो को इख्तिदार उस वक्त तक ना दो जब तक वो कंडीशंस पर ना आ जाएं कि इन कंडीशंस पे ये वजारत लेंगे। आप इसको वो कर रहे हैं, आपने छोड़ा क्या था उनके लिए? तो हमारा मसला ये हो रहा है कि हम उस रोल को नहीं डिफाइन कर रहे कि आपका रोल किसी भी तरीके से नहीं बनता। जिनका बनता है उनसे मैं सवाल करूंगा, जिनका बनता है उनसे मैं जवाब लूंगा, जिनका बनता ही नहीं है उनके बारे में तो मुझे क्लियर होना चाहिए ना कि ये आपका कोई ताल्लुक नहीं है किसी पार्टी को। तो आपने कहा कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आप बताएं, पूछ ले जाके प्राइवेटली एमक्यूएम वालों से, पूछ ले जाके प्राइवेटली बाप वालों से, किसने उनको कहा कि इमरान खान को सपोर्ट करो और किसने उनसे कहा कि इमरान खान को अपोज करो? ये ऐसे ही आ गए सबके सब, ऐसे ही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान और खान आसिफ अली जरदारी पर एतमाद करने लगे। वो बने सर कठपुतली, फिर चलें, ये तो मानने वाली बात है, एस्टैब्लिशमेंट ने किया। मैं तो कह रहा हूं सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम कठपुतली को तो देख रहे हैं कि कठपुतली ने ये कठपुतली क्यों बना। बिल्कुल ठीक है सवाल मेरा, उससे ये सवाल बनता है कि आपने 2018 में ऐसी जल्दी क्या थी? आप पॉपुलर आदमी थे, लेकिन आपको ये इलेक्शन में इधर उधर से लेके हुकूमत बनाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन जो ये कर रहे थे उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता? उनसे सवाल बनता है ना, पहला सवाल तो उनसे बनता है कि भाई क्या, और ये जुडिशरी से मैं क्वेश्चन नहीं करूं, मुझ पर नोटिस दिए जाएं, मुझे सब कुछ करें आप, मुझे तो ये बताएं कि जब इस मुल्क में आइन को तोड़ा गया उसको लेजिटिमेट किसने करार दिया? इस मुल्क की आला अदलिया 58 में, 77 में, उसके बाद 2001 के फैसले में, 99 में। आप मुझे आप जितने शो कॉज सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं क्विकली आपको एक बात बताऊं ब्रेक पे जाने से पहले, अगर मैं आपसे शेयर कर सकूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारे सामने की बात है कि जिस वक्त उनकी 86 सीट्स थी, IGI की 50+ सीट थी, गुलाम इसहाक खान ने बड़ी मुश्किल से उनको बनने की दावत दी। पॉपुलर लीडर में और बड़े लीडर में फ़र्क है। मैं नो डिस्ग्रेस टू बेनज़ीर साहब, बहुत बड़ी लीडर थी, लेकिन इंदिरा गांधी थी, उनकी कोalition गवर्नमेंट थी, उनको प्रॉब्लम हो रही चलाने में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेक्रीफाइस किया। उन्होंने कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए मार्च 1971 में, और भरपूर मैंडेट लेके 500 में 350 सीटें, ये होते हैं बड़ापन। आप कहते हैं कि मैंने मैंडेट नहीं लेना, मैंने कॉम्प्रोमाइज मैंडेट नहीं लेना, मैं अपोजिशन में बैठूंगी या इलेक्शन दोबारा कराएं। इतने गट्स किसी पार्टी में नहीं थे, और ये इमरान साहब भी ये कर सकते थे, ये सब कर सकते थे, ये शहबाज शरीफ साहब भी कर सकते थे। एक है वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म जिसको यूटोपिया भी कहते हैं, और एक है रियल पॉलिटिक्स। जब तक ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर पाकिस्तान की सियासत को परखा नहीं जाएगा तो हम गोल गोल घूमते रहेंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।